तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है पॉलिटी का जो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका आज हम लोग लेक्चर करेंगे, जो उसका फंडामेंटल राइट्स का जो तीसरा लेक्चर जो आज कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आता है आर्टिकल 25 में ना। आर्टिकल 25 जो है 25, इसमें क्या है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस मतलब दिस इज रेफर टू राइट, एक इंडिविजुअल का राइट है, वो कोई भी बिलीफ होल्ड कर सकता है ना, कोई भी वैल्यू या मॉरल जजमेंट जो है विदाउट किसी को ओरिजिन, किसी फोर्स या किसी ज़बरदस्ती के अलावा वो किसी भी वैल्यू को अपना सकता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है पर्सनल ऑटोनॉमी, ठीक है, इन मैटर ऑफ फेथ और एथिक्स में। अपने इंसान एक अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल फेथ को जो है होल्ड कर सकता है अपनी मर्जी से, बिना किसी ज़बरदस्ती के। ठीक है, एक इसमें ये आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दूसरी आती है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, कि इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करता है, अपने रिलीजियस बिलीफ को ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कुछ भी हूँ, है ना। ये इंक्लूड करता है एबिलिटी टू टीच और डिस्कस वंस फेथ एज वेल एज प्रैक्टिस द रिचुअल्स एंड वर्शिप। देखो, इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं कि वो अपने रिलीजन को टीच भी कर सकता है, वो अपने रिलीजन के बारे में बात भी कर सकता है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब पूजा कर सकते हो, मंदिर में जाके नमाज पढ़ सकता है वो इंसान ओपनली, है ना, और वर्शिप कर सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, देखिए, इट इनकम्पसेस द एबिलिटी टू इंगेज इन रिलीजियस एक्टिविटीज़। रिचुअल्स में जैसे, है ना, बहुत सारे होते हैं ना, धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस होते हैं, लोग नंगे पाँव चलते हैं ना, इंडिविजुअली या कम्युनिटी के साथ भी पूरे फ्राइडे मस्जिद में जाके वो नमाज़ पढ़ सकता है, या फिर मंदिर में सबके साथ जो है मिल के दुर्गा पूजा का वो कर सकता है, जन्माष्टमी, गणपति विसर्जन, ऐसे लोगों पे कम्युनिटी के साथ भी कर सकता है, अकेले के साथ भी। उसके पास ये सेफ गार्ड करता है राइट टू असेंबल फॉर वर्शिप, एक साथ इकट्ठे होकर असेंबल होकर कोई फेस्टिवल, कोई रिलीजियस एक्टिविटी जो है मनाने के लिए प्रैक्टिस कर सकता है, रिलीजियस सेरेमनीज, है ना। चौथी चीज़ इसमें आती है प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये इन्वॉल्व करता है राइट टू शेयर वंस रिलीजियस बिलीफ विद अदर, दूसरों के साथ, एंड टू कन्वर्ट्स एंड सीक कन्वर्ट्स। देखो कि मतलब दूसरे के साथ अपने रिलीजियस बिलीफ्स को है बांट सकता है कि तुम ये मेरे रिलीजन में अच्छा है, अगर तुम इसमें आना चाहो तो आ सकते हो। देखो, इट अलाउज रिलीजियस ग्रुप टू स्प्रेड देयर टीचिंग और इंगेज इन आउटरीच। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है रिलीजियस बिलीफ्स को बांट सकता है एसोसिएशंस में, ठीक है, ताकि वो अगर उनको अच्छा लगे तो वो इस रिलीजियस में इंटर हो सकते हैं। देखो, इसमें जो फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है, फोर्सफुल कन्वर्जन जो है क्राइम हो जाता है। ठीक है, अपनी मर्जी से अगर आना चाहे वो आपको, अगर आपकी रिलीजन की कोई चीज़ें उसको अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में ये चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 26 की तरफ चलते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजन अफेयर को जो है मैनेज कर सकता है वो फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के। देखो, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। एनी सेक्शन देयरफॉर शैल हैव द राइट। देखो, इसमें क्या है, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए। इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं चैरिटेबल पर्पजेज़ के लिए, जो लोगों की मदद करने के लिए, अपने रिलीजियस लोगों के, ना, वो मैनेज कर सकता है। मैनेज करता है अपने अफेयर, किसी भी इन मैटर ऑफ रिलीजन में कोई भी उसके अपने अफेयर्स हैं उसको मैनेज कर सकता है। एक्वायर कर सकता है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पे करके पैसा दे के रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ मदरसा बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा, है ना, यहाँ कोई और चीज़ बनेगी, है ना, स्कूल के लिए, है ना। एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, और लॉ के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, की एस्पेक्ट इसमें देखते हैं। ग्रांट ऑटोनॉमी, किस चीज़ की ग्रांट करता है, रिलीजियस ऑटोनॉमी टू गवर्न इट्स ओन अफेयर विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट, कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा इसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने आप से जो करेगी, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही वेलफेयर के लिए और ना ही डिसरप्शन के लिए। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल, ये हमने पढ़ा, पर्पजेज़ के लिए, जो सपोर्ट करेगा फंक्शन उनके बिलीफ को और उस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मंदिर है ना, या फिर कोई मस्जिद है ना, वहाँ पर जो है खाना मिलता है गरीबों को, है ना, पैसा देते हैं ना, घर बनाते हैं उनकी, ऐसी चीज़ें, मतलब रिलीजियस कम्युनिटी अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 26 का कंटेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डिनोमिनेशन का क्या कंसिडर किया, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक तरह की बिलीफ, है ना, फेथ, मतलब एक तरह का कोई फेथ जो है और सेम तरह की बिलीफ्स जो हैं प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये टर्म इंकॉम्पसेस एनी सेक्शन ऑफ रिलीजन, कोई भी सेक्शन रिलीजन की, ठीक है। रिलीजन की भी आगे डिफरेंट सेक्शंस है ना जो आइडेंटिफाई करते हैं इटसेल्फ डिस्टिंक्टिवली, उन्हें रिलीजियस डोमिनेशंस कहा जाता है, क्योंकि रिलीजन एक ब्रॉड टर्म है, उसके बीच में अलग अलग डोमिनेशंस आती हैं, डिनोमिनेशंस आती हैं, डोमिनेशंस आता है, अलग अलग डोमेन्स आते हैं ना। तो कोर्ट ने ऑफन एम्फसाइजेस के ये नीड ऑफ बैलेंस ऑफ राइट ऑफ रिलीजन डिनोमिनेशन विद राइट ऑफ इंडिविजुअल, कि एक रिलीजन कम्युनिटी एज ए होल और एक इंडिविजुअल्स के राइट को जो है हमेशा क्या किया, बैलेंस करने की बात की है, एंड द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और उसके साथ साथ एक सोसाइटी की ब्रॉडर इंटरेस्ट जहाँ अलग अलग और टाइप के जो है डोमेन में रिलीजन्स जो है रहते हैं, इन सबको बैलेंस करने की बात की है। इंश्योर किया गया है कि एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप की प्रैक्टिसेस दूसरे ग्रुप के जो है राइट्स को जो है क्या करे, इन्फ्रिंज ना करे, मतलब क्या ना करे, डिसरप्ट ना करे। ये नहीं कि ये रिलीजियस अपने इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि इनके जो है इन पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका, नहीं, इस पे भी है कि मोरालिटी पे, पब्लिक ऑर्डर पे, इन चीज़ों पे जो है इन पे एक्सेप्शंस जो है प्रोवाइडेड है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सिख रिलीजन है जो उनको किरपान जो है रखने की जो है क्या है, उनको इजाज़त है ना, लेकिन इन पे जो है रेगुलेशन किया जा सकता है अगर स्टेट के द्वारा कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ना प्रोवाइड कर सकती है, सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म थ्रो कर सकती है ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या प्रैक्टिस पे, उनके करेक्टर पे या क्लास पे या सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटीज़ के, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। हिंदू रिलीजन में जो है ना वो इंक्लूड करता है, हिंदू रिलीजन में सिख, जैन और बुद्धिज्म जो है दे आर इंक्लूडेड, ये बात भी याद रखना, ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन दिस, ओके, हिंदू रिलीजन की जब बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 27 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 जो है वो क्या वो एड्रेस करता है फ्रीडम, रिलीजन का फ्रीडम, किसके लिए, स्पेसिफिकली कंसर्निंग द प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ स्टेट फंड, याद रखना, स्टेट फंड प्रोहिबिट करता है, यूज ऑफ स्टेट फंड फॉर एंड इट स्टेट्स, देखो, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन एड ऑफ एनी रिलीजियस डोमिनेशंस, मतलब कि किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा टैक्सेस पे करने के लिए, है ना, किसके लिए, वो अपने जो रिलीजियस काम कर रहा है उसके लिए आपको उसके लिए टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, समझ गए। की एस्पेक्ट देखो इसमें, देखो सेपरेशन, इसके क्या सेपरेट कर रहा है रिलीजन को और किसको, स्टेट को, आर्टिकल 27, समझे, कि री इन्फोर्स कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, यहाँ पे आर्टिकल 27 एम है सेकुलरिज्म, यहाँ पे देखो ना एक्सप्लिसिटली, तो 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो सेकुलरिज्म थोड़ी मेंशन था प्रियम्बल में, सेकुलर तो मेंशन हुआ 1976 में, लेकिन हमारे आर्टिकल्स हमेशा से सेकुलर स्टेट की तरफ इशारा करते थे, क्योंकि ये देखो ये क्या कर 27 प्रिवेंट कर रहा है गवर्नमेंट को फंडिंग करने से रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, और इंश्योर कर रहा है कि पब्लिक फंड्स जो हैं वो यूज़ ना हो किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, याद रखना। टैक्सेशन राइट जैसे इंडिविजुअल कैन नॉट बी फोर्स टू कंट्रीब्यूट टू ए टैक्स दैट इज इम्बार्क टू रिलीजियस पर्पजेज, कि कोई सिटीजन्स को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स पे करें, क्या करने के लिए, रिलीजियस किसी काम को जो है कर रहा है अगर स्टेट, तो उसके लिए फोर्स किया जाएगा तुम भी टैक्स पे करो, नहीं, ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू सपोर्ट अ रिलीजन दे डू नॉट बिलोंग टू और बिलीव इन, वो ऐसे जिस रिलीजन में बिलीव नहीं करते या फिर जिस रिलीजन से वो बिलोंग नहीं करते, उनको उसको सपोर्ट करने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता है, स्टेट को कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 27, यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात आती है, समझे। आर्टिकल 28 की बात करते हैं, आर्टिकल 28 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो फंडेड बाय स्टेट फंड से जो है, स्टेट जो जिनको पैसा दे रही है, उस इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी किसी तरह की। दिस डज नॉट अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एडमिनिस्टर किए जाएं स्टेट के दैट आर अंडर एनी एंडोरमेंट और ट्रस्ट दैट रिक्वायर्स रिलीजियस टू बी इम्पार्टेड, ऐसे जगहों पे नहीं कि जो स्टेट की तरफ फंड किए जाएं लेकिन वो स्पेसिफिकली रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए बने हैं, वो नहीं, लेकिन जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के नहीं बने हैं उनमें किसी तरह के भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगे, समझ, यहाँ एक डिफरेंस है, ठीक है। और एक और, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप इफ दे आर नॉट मेंबर ऑफ दैट रिलीजन। समझो कि कोई भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट पैसा दे रही है, जिसको स्टेट चला रही है, या स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे अगर किसी तरह के भी कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि ये करो, वो करो, वो करो, पूजा करो, नमाज पढ़ो या फिर कुछ भी करो, है ना, तो वो चीज़ें जो है वो अगर उस वहाँ पे कोई मेंबर जो उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है,
है ना, उसे फोर्सफुली वो चीज़ करवाई नहीं जाएगी, उसे वहाँ रोका जाएगा कि नहीं कर सकते, ये मेरा राइट है, मैं यहाँ नहीं ये इन चीज़ों में बिलीव करता, इस मेंबर में नहीं हूँ, तो मुझे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की क्या फोर्स ना किया जाए। ठीक है, ये आर्टिकल जो है 28 है, ये भी देखो एक सेकुलरिज्म की तरफ इशारा करता है। आर्टिकल 29 देखो कि देखो जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट है इनको, किसको, लोगों को, सिटीजन्स को। ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी इंडिया में रह रहा है कोई सिटीजन याद रखना है ना, एनी पार्ट, उनको राइट है कंजर्व करना अपना कल्चर और अपनी ज़ुबान और अपनी लिखा हुआ स्क्रिप्ट्स, है ना। नो सिटीजन shall be denied into any educational institution maintained by state or receive aid from the state fund on a ground, कि कोई भी जो है सिटीज़न जो है उसको एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्टेट जो जिसको स्टेट फंड करती है या स्टेट एड करती है या स्टेट मेंटेन करती है, किससे, किस ग्राउंड पे, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, मतलब जैसे सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इन चीज़ों पे। ठीक है, बाकी किसी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, याद रखना, ओनली है, ओनली रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर सेक्स के रेज, बाकी किसी चीज़ पे किया जाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, और कोई क्राइटेरिया होगा वो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, इसके बिना पे नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टेट एड कर रही है या फिर मेंटेन कर रही है या रिकॉग्नाइज कर रही है स्टेट। ठीक है, ये आर्टिकल 29 का कंटेंट है। कल्चरल राइट देखो, आर्टिकल 29 में कल्चरल राइट्स जो कम्युनिटीज़ कैन प्रिजर्व उनकी डिस्टिंक्टिव जो कोई कल्चरल आइडेंटिटी अलग से, जैसे ट्राइबल एरियाज़ की कुछ कल्चरल आइडेंटिटी अलग होगी, वो अलग टाइप के गॉड को, अलग टाइप के रिलीजन को, अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते होंगे, है ना, उसको मेंटेन करना है, उसको इंश्योर करना है कि ये लोग कंजर्व रहे, कौन, स्टेट को, ये एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए जो डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी की। अब राइट ऑफ एजुकेशन देखो, सेकंड पार्ट जो आर्टिकल 29 का वो एम्फेसाइज करता है कि कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं की जाएगी एडमिशन इंस्टीट्यूशन में सोलरली बेस, ये हमने पढ़ लिया अभी, है ना। ये क्या प्रमोट करता है, इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी, इक्वली एक्सेस जो एजुकेशन को। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, सेफ गार्ड माइनॉरिटीज़ की, ये हमने देख लिया। ठीक है, चलते हैं आर्टिकल 30 की ओर, देखना आर्टिकल 30 देखो, आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आर्टिकल 30 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोवाइड करता है कुछ स्पेसिफिक राइट्स जो पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के लिए, है ना, इन रिलेशन विद एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, वेदर बेस्ड ऑन या रिलीजन पे या लैंग्वेज पे बेस्ड ऑन, कुछ कम है ना, उनका राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनकी चॉइस के, समझे, खाली रिलीजन नहीं, लैंग्वेज का भी हो सकता है ना, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएं, वो उनमें अपने लोगों को पढ़ाएं, है ना, वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं। ये जो है राइट कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है। और इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड और बीइंग अंडर मैनेज्ड ऑफ माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज। जब किसी स्टेट जो है कि एड कर रही है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये माइनॉरिटीज़ इनको नहीं दिया जाए, उनको दिया जाए, ये लैंग्वेज पे नहीं, उन लैंग्वेज पे आधार पे दिया जाए, हिंदी बोलने वालों को दिया जाए, तमिल बोलने वालों को ना दिया जाए, नहीं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। राइट टू एस्टैब्लिश जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो कौन देता है, आर्टिकल 30 पावर दे रहा है, इंश्योर कर रहा है कि माइनॉरिटी प्रिजर्व कर सके अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इसमें दे दिया गया, अभी हमने पढ़ा इन एड, जब एड दे रहे हो तो सबको बराबर दी जाएगी, ये नहीं कि जो माइनॉरिटीज़ है उसको नहीं दी जाएगी। इक्विटी इन फंडिंग किया, सपोर्ट कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बराबर का दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं दे, कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ये आर्टिकल 30 जो है ये सारे जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलते आर्टिकल 32 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो आर्टिकल 30 जो है ना वो क्या प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटीड टू द ऑल सिटीजन। It allows individual to approach the Supreme Court of the India directly for enforcement of fundamental right। देखो कहते हैं कि विदाउट आर्टिकल जो है ये 32 जो है ना फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं। इटसेल्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, क्योंकि जो है इंसान को जो इम्प्लीमेंटेशन है आर्टिकल 32 का वो इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 जो है ना, आप इसके जो है आपका अगर कोई वॉयलेट होता है फंडामेंटल राइट तो आप डायरेक्टली जो है
कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। देखो बिना इन्फोर्सेबिलिटी के ना वैल्यू नहीं रहती इन राइट्स की, समझे। तो इसको भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि आपके जैसे ही फंडामेंटल राइट वायोलेट होते हैं आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो, हाई कोर्ट पहुंच सकते हो उसके क्या इन्फोर्स के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसे हैं कीज हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इन राइट को जो है क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर है इशू करने के लिए डायरेक्शंस और ऑर्डर्स इंक्लूडेड इन द रिट्स ऑफ द नेचर, जैसे हैबी कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो या कैरेटियोरा, है ना, ऐसे कुछ है ना। जो ये रिट्स हैं इनको क्या है, ये यूज़ करके उसके फंडामेंटल राइट जहाँ वॉयलेट हुए उनके लिए उसको जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। तो आर्टिकल 32 जो है ना एक कॉर्नर स्टोन है किसके लिए, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। ये नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू मूव टू द कोर्ट जब, ठीक है, ये याद रखना। फिर अब पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ empower any court to exercise within its jurisdiction all or any of the power conferred on Supreme Court by clause 2, कि पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंगली किसी भी कोर्ट को एक्सरसाइज कर सकता है उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर कि वो इन लॉज को जो है करे, और ये राइट जो है दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइडेड फॉर द एश्योरेंस ऑफ वेरियस टाइप्स अंडर रिट्स 32 और 36। मैंने आपको भी बताया ना कि मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो वेरियस रिट्स के बिना पे जो है आपको क्या कर सकता है कि इन पे जो है इन राइट्स को जो वॉयलेट हुए उनका काम कर सकता है। जो हाई कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर दिया और हाई कोर्ट को 226 और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर ये जुरिस्डिक्शन दिया इन फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। 5 मेन टाइप्स की रिट्स होती हैं जो रिकॉग्नाइज है। हेबियस कॉर्पस, देखो हेबियस कॉर्पस का मतलब समझना, हेबियस कॉर्पस का मतलब है यू शैल हैव द बॉडी, मतलब तुम्हें बॉडी मिलेगी। किसको बोला जा रहा है, जो पिटीशन डाल रहा है। स्कोप क्या है, ये रेट यूज की जाती है सिक्योर करने के लिए रिलीज ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन को रिलीज करने के लिए कोर्ट के सामने पेश करने के लिए जो अनलॉफुली डिटेन्ड किया गया हो या जेल दिया गया हो। ये कंपेल करता है अथॉरिटीज को जो होल्ड करती है पर्सन को टू प्रेजेंट देम बिफोर द कोर्ट और जस्टिफाई द डिटेंशन, और जस्टिफाई करना है क्यों तुमने इस इंसान को बंदी बना के रखा हुआ था। ये देखो ये याद रखना, हेबियस कॉर्पस जो है ना ये पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ हो सकती है। किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी अगर किसी को ज़बरदस्ती डिटेन किया हो तो उसको कोर्ट बोलेगी हमारे सामने हाजिर करो, ठीक है, और इसको रिलीज करो, ठीक है। मेंडेमस दूसरा, वी कमांड, मतलब कोर्ट क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। ये रिट जो है पब्लिक अथॉरिटीज या ऑफिशियल्स को दी जाती है, कमांडिंग देम टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी दैट आर ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म अंडर लॉ, कि लॉ के अंडर जो तुमने ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसको करो। ऑर्डर दे रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट कैन नॉट बी इशूड टू प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन ड्यूटी इज निग्लेक्टेड। देखो ये जो है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को नहीं दी जा सकती, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है कोई प्राइवेट, उसको नहीं दी जा सकती। हाँ कोई एडेड बाई गवर्नमेंट है ना, उसको दी जाए, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको बोला जाएगा तुम ये काम करो जो लॉ के अकॉर्डिंगली तुम्हें करने को बोला है, ठीक है। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, रोक दो कि यू काम नहीं करना है। जब कोई लोअर कोर्ट ना, ये हायर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल जो है वो डायरेक्टिंग इट टू स्टॉप, के जो ऊपर हायर कोर्ट्स जो हैं वो नीचे वाली कोर्ट को बोलेगी कि रुक जाओ तुम यहीं, स्टॉप, तुम्हें रोक दिया गया क्योंकि तुम्हारी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि तुम एक्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैरी टू द लॉ। ये प्रिवेंट करती है लोअर कोर्ट फ्रॉम मेकिंग ए रूलिंग और टेकिंग एनी एक्शन जो उन्हें अथॉराइज नहीं है। प्रोहिबिशन ये एक है। अब चौथा देखते हैं क्यू वारंटो, ये हम लोग बाद में फिर से डिटेल में करेंगे जब हम लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बाय व्हाट अथॉरिटी, मीनिंग किस अथॉरिटी से। देखो ये रिट यूज की जाती है क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, डिटरमाइन वेदर द पर्सन हैज ए लीगल राइट टू होल्ड दिस, क्या उस पर्सन के पास वो लीगल राइट है उस अथॉरिटी को होल्ड करने का, उस पोजीशन को होल्ड करने का। इफ अगर कोर्ट फाइंड आउट कि वो इंडिविजुअल जो है लीगली इंटाइटल्ड नहीं है उस ऑफिस के लिए, इट कैन आउट देम फ्रॉम दैट पोजीशन, वो उन्हें बाहर निकाल सकती है उस जगह से, ठीक है। अब लास्ट पढ़ते हैं कैरिटेरियो, ठीक है, इसका नाम मैं हर बार गलत लेता हूँ। टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ मतलब
जानकारी देना ना, ये रिट इशू की जाती है हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल से डायरेक्टिंग के रिकॉर्ड्स भेजो किसी पर्टिकुलर केस का रिव्यू के लिए। ये टिपिकली यूज़ होती है एग्जामिन के लिए लीगैलिटी ऑफ हाई कोर्ट का कोई डिसीजन या प्रोसीडिंग, जब लोअर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग जो हायर कोर्ट में जाती है तो ऊपर वाली कोर्ट जो है नीचे वाली कोर्ट से बोलता है कि आप जो है हमें इस केस के बारे में भेजो, इनके रिकॉर्ड्स भेजो, किस तरीके से आपने इसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए लोअर कोर्ट की कैसे इसने डिसीजन लिया है ना। तो ये चीज़। अब देखो स्कोप पढ़ते हैं, स्कोप इन रिट्स का क्या है, जनरल स्कोप क्या है इस रिट्स का। देखो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये जो है रिट्स जो है पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए। जुडिशियल रिव्यू, ये टूल्स है जुडिशियल रिव्यू का, अलो करती है हायर कोर्ट्स को जो है ओवरसी करने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक्शंस जो लोअर कोर्ट ने या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने लिए हैं, किसी पब्लिक ऑफिस ने लिए हैं। तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी, वाइल दीज रिट्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पसेस, उनका एप्लीकेशन जो है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस और डिस्क्रिप्शन, अपनी कोर्ट अपनी मर्जी से भी ना, स्पेसिफिक मीनिंग और पर्पस है इन रिट्स का, वो अपनी मर्जी से जो है या किसी कॉन्टेक्स्ट ऑफ केस में ये रिट्स जो है अप्लाई कर सकती है, ठीक है, इशू कर सकती है कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 33, हमने ये रिट्स पढ़ लिया, आर्टिकल 33 फोकस करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है कम हो और आपको जो है जल्दी हो जाए, आपको 1x 2x पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आर्टिकल 33 जो है, आर्टिकल 33 जो है पावर है पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्म बाय दिस पार्ट इन देयर फोर्स, कि उसको मॉडिफाई करके भी फोर्स में अप्लाई कर सकते। देखिए पार्लियामेंट जो है ना बाय लॉ डिटरमाइन करता है टू व्हाट एक्सटेंड एनी राइट कन्फर्म बाय दिस पार्ट शैल बी एंड देयर एप्लीकेशन टू। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किस तरीके से किस लोगों पे जो है ये राइट को जो है अथराइज कर सकता है कि नहीं। तो इसीलिए कुछ लोगों पे जो है इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जैसे जो मेंबर हैं आर्म फोर्सेस के या जो फोर्सेज हैं चार्ज है मल्टीपल जो मेंटेनेंस के लिए पब्लिक ऑर्डर के लिए, या जो मेंबर है फोर्सेज है सर्विसेज में जो आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन है टू बी रिस्ट्रिक्टेड ऑब्लिगेटेड, इन लोगों से जो है ये फंडामेंटल राइट बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। क्यों? फोकस ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि ये आर्टिकल रिफ्लेक्ट करता है कि नीड ऑफ बैलेंस बिटवीन एक इंडिविजुअल राइट की और रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। ये लोग जो है जो फोर्सेज हैं हमारी बॉर्डर्स पे जो बाकी जगह पे, इन लोगों के लिए इनके पे जिम्मेदारी भी है पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की, तो इन पर कुछ ये फंडामेंटल राइट जो है रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। ये क्या है, नेचर ऑफ सर्विसेज जो आर्म फोर्सेज की है वो इन्हें ज़रूरी बनाती है कि लिमिट किए जाएँ कुछ फंडामेंटल राइट्स इन पर, ठीक है। उनकी जो सर्विस टू द कंट्री वो पहले आती है, बीइंग ए सिटीजन बाद में आता है, ठीक है। मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 34 देखो सुनो, आर्टिकल 34 जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्म बाय पार्ट 2 इन मार्शल लॉज, जब किसी एरिया में किसी आर्मी रूल लगता है ना, मार्शल लॉज लगता है, उस एरियाज में जो फंडामेंटल राइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो पढ़ते हैं। नाउ विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉर गोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट द राइट कन्फर्म्ड इन द पार्ट शैल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ, बहुत सारे राइट्स जो है ना फंडामेंटल राइट वो सस्पेंड हो जाते हैं मार्शल लॉ जब किसी एरियाज में लगता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता है ना उस एरियाज में, उसे टेररिज्म हो सकता है उस एरियाज में, कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कम्युनल क्लैश हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स को उस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और पार्लियामेंट बाई में लॉ प्रोवाइड करता है रेगुलेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्म बाई दिस पार्ट विच इन सच एरिया। तो इस एरियाज में जो है पार्लियामेंट क्या करता है, अपने हिसाब से जो है चलाता है कि किस हिसाब से जो है यहाँ पे लॉज जो हैं चलें, ठीक है, मार्शल लॉज में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ इज नॉट इस्पो फैक्टो रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, लेकिन हेबियस कॉर्पस जो है वो जो हेबियस कॉर्पस की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट की, वो सस्पेंड नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है रिट के डिक्लेरेशन ऑफ अंडर मार्शल लॉ में ना कि आप जो है रिट्स जो है प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी भी आर्टिकल 352 भी जो है ना, आर्टिकल 352 भी जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसके टाइम भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। उसके बारे में हम लोग जब नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है डिटेल से करेंगे, ठीक है। और ये कौन सी ग्रांट करता है पावर टू लेजिस्लेट ऑन द राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल ये आर्टिकल जो 32 है ना 34 सॉरी, ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को राइट्स के वो जो है पार्ट 3 के ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं, वहाँ कुछ कानून बना सकते हैं, वो तब के लिए जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएंगे, ठीक है। मार्शल लॉज के टाइम में ना स्पेसिफिक लॉ जो है आउटलाइन कर सकता है जो लॉज जो है सस्पेंड राइट हुए हैं, ठीक है। मार्शल लॉ जो है रेफर क्या करता है, मिलिट्री अथॉरिटी जब किसी एरियाज में लगती है वो जो है सिविल अथॉरिटी को रिप्लेस कर देता है। वो सस्पेंशन ऑफ राइट्स होता है, इज अ मेजर टेक करते हैं तो इंश्योर करने के लिए एक इफेक्टिव गवर्नेंस या कंट्रोल कुछ पीरियड्स के लिए, ठीक है। मार्शल लॉ जब लगता है किसी एरिया में तो वो राइट सस्पेंड हो जाते हैं ताकि उस एरियाज को मैनेज कर लिया जाए, उसके बाद दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं जब मार्शल लॉ हट जाता है, जब सिविल अथॉरिटीज़ दोबारा से आ जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 35
देखो आर्टिकल 35 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो डिफाइन करे या मेक करे लॉज रिगार्डिंग द राइट ऑफ सिटीजन इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट गारंटीज इन द स्टेशन। देखो आर्टिकल 35 जो है ना, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है टू डिफाइन राइट कन्फर्म्ड, कि डिफाइन करे कौन कौन से राइट्स जो है पार्ट 3 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, ठीक है, टू डिटरमाइन द राइट्स ऑफ दिस, कौन कौन से राइट्स सिटीजन्स को मिले, सिटीजनशिप जैसे, रेगुलेशन ऑफ एक्सरसाइज जो है इन दिस पार्ट में रिलेशन टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज के लिए, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, किन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन होगी, है ना, किन लोगों को पार्ट्स किन लोगों को जो फोर्सेज के मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा इन पे एक्सरसाइज करने से, कौन कौन से पार्ट्स, है ना, कौन कौन से जो है सिटीजन्स को मिलेंगे पार्ट्स, वो जो आर्टिकल 35 जो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किस कौन से राइट मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, किस सेक्शन ऑफ लोगों को मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। ओरिजिनली फंडामेंटल राइट जो एक फंडामेंटल राइट जो है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, इसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से निकाल कर, है ना, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। किसमें, आर्टिकल 300A, समझे, पहले 31 था, उसको हटाकर जो है क्या कर दिया गया, ये बना दिया गया। आर्टिकल 300A क्या कहता है, 300A क्या कहते हैं, द आर्टिकल स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जो लॉ से जो है प्रॉपर्टी उसकी है, उससे उसको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी जो एक्वायर या टेकन अवे ओनली बाय लॉ, सिर्फ लॉ के तहत ही कोई किसी की प्रॉपर्टी ले सकता है, उसके अलावा नहीं, है ना। और पर्सन जो है वो सीक कर सकता है कंपनसेशन उस प्रॉपर्टी के लिए, अगर लॉ के अकॉर्डिंग भी ली है तो वो कंपनसेशन सीक कर सकता है। इसको क्या कर दिया, इसको एक फंडामेंटल राइट की जगह एक लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इज नाउ प्रोटेक्टेड अंडर फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन रादर देन द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट की जगह वो एक क्या कर दिया गया, उसको एक ऑर्डिनरी लॉ के जगह ट्रीट किया गया। अब ऑर्डिनरी लॉ को भी जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, उसके लिए, है ना, लीगल राइट बना दिया गया कि लीगली आप चैलेंज कर सकते हो उस राइट को, कि इसने अगर मेरा लॉ के अकेडमी लिया है तो इसने मुझे इतना कंपनसेशन नहीं दिया, या मैं नहीं बेचना चाहता था फिर जबरदस्ती लिया है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं मूव कर सकते, आप लोअर कोर्ट पे जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, उसका डिसीजन होगा, फिर आप आगे जा सकते हो, ठीक है। ये थे फंडामेंटल राइट्स, है ना, जिनकी कुछ खूबियां मैंने अभी तक आपको बताई कि क्या स्टेट कर सकता है, क्या इंडिविजुअल, किसको सिटीजन्स को राइट दिए गए, किसको एलियंस को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल राइट्स का, कि कौन कौन से लोगों ने कहा कि ये खामियां हैं फंडामेंटल राइट्स में, होनी नहीं चाहिए। पहली है वेगनेस एंड एम्बिग्यूटी। देखो लैक ऑफ क्लियरिटी। क्रिटिक्स ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट जो बड़ी वेगली डिफाइंड है, और लीडिंग जो वेराइटीज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन निकलती हैं जुडिशरी के दवा, जिसकी वजह से ये रिजल्ट करता है इनकन्सिस्टेंट रूलिंग, कहीं पे किसी के हक में, कहीं से किसी के खिलाफ में, कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा है, तो अनसर्टनिटी प्रोड्यूस करता है इसलिए ये राइट्स। जुडिशियल एक्टिविटीज़ एंड रिस्ट्रेंट। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब समझेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है एक प्ले मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग फंडामेंटल राइट को एक्सपैंड कर दिए। कहाँ सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक्सपैंड करके कितने लाइफ बन गए, राइट टू फ्री लीगल एड बन गया, राइट टू लिवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, ये क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ ना जुडिशरी की वजह से। तो क्रिटिक्स ये आर्गू करते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को जो है ना वो कम कर रहा है, ये अंडरमाइन कर रहा है, कि जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर में जो है, लेजिस्लेचर के काम में जो है क्या कर रही है, उसके जो बाउंड्रीज के अंदर जो घुस रही है ना। ये कंसर्न है कि कोर्ट में भी ओवर स्टेपिंग द बाउंड्रीज और इंक्रोच कर रही है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में। कभी कभी कोर्ट क्या करती है ना, जब वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया राइट टू लाइफ और लिबर्टी का, तो वो क्या हुआ, एक लेजिस्लेचर हो गया ना, कि राइट टू फ्री ट्रायल भी एक राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू रेपुटेशन भी आता है, राइट टू बी साइलेंट भी आता है। तो ये क्या हो गया, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन हो गया, तो लॉ नहीं था, लेकिन अब जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव के जो है डोमेन में घुस गई। ये एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है। और लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, देखो फंडामेंटल राइट जो है क्रिटिक्स कहते हैं ये एब्सोल्यूट भी नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि लिमिटेशंस की वजह से ना मिसयूज होता है और सपोर्ट नहीं मिलता लेजिटिमेट राइट्स को, और सप्रेस हो जाते हैं लेजिटिमेट राइट्स। इकोनॉमिक और सोशल राइट नहीं है। इनका एक और क्रिटिक है कि कोई इकोनॉमिक और सोशल राइट नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट में। इनएडुकेट अटेंशन दी गई है हाउसिंग को, पब्लिक हेल्थ को, एजुकेशन को, जो असेंशियल है ट्रूली इक्विटेबल सोसाइटी में। तो ओवर शैडोड है, कहीं पे पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट पे फोकस किया गया, इकोनॉमिक और सोशल राइट दिए ही नहीं गए।
ये क्रिटिक है। और जुडिशियल बैकलॉग, डिले इन जस्टिस, कि जुडिशियल सिस्टम ने जो है सिग्निफिकेंट बैकलॉग है, जहाँ डिले जस्टिस मिलता है इंडिविजुअल को जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जाते हैं। ये इनकी अफेक्टिवनेस और राइट टू प्रैक्टिस को भी जो है क्या करता है, फ्रिंज करता है। तो ये कुछ इनकी जो है क्या थी, इनका कुछ क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अब एक और क्रिटिसिज्म है इकोनॉमिक और सोशल राइट्स, लैक ऑफ इकोनॉमिक और सोशल राइट। आपने देख तो लिया, बैकलॉग से ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पे डबल हो गया, सॉरी। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो पार्ट 3 से बाहर है। वो कौन से हैं? सो देखा आपने कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उससे बाहर है। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? कुछ फंडामेंटल राइट जो इंक्लूडेड ही नहीं है पार्ट 3 में, जैसे आर्टिकल 265 कि कोई भी इंसान टैक्स, नो टैक्स कुछ भी शुड बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटीज ऑफ लॉ, कि लॉ के मुताबिक एक अथॉरिटी है बनाई गई, उसके बाहर कोई टैक्स नहीं लेगा। ये एक राइट है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, समझे? कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है नॉन फंडामेंटल राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी मूव कर सकते हो, तो नॉन फंडामेंटल राइट है ना। पार्ट 3 के अंदर जो राइट है दिया हो गया, क्योंकि किसी भी अथॉरिटी के अलावा कोई जो है आपसे जो है ना, किसी लॉ के अकॉर्डिंगली ही टैक्स ले सकता है, उसके अलावा नहीं ले सकता। एक जो हमने 308 डिस्कस किया, लीगल राइट, कि पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ अथॉरिटी सेव्ड बाय अथॉरिटी। किस अथॉरिटी के अलावा जो है ना, कोई भी पर्सन आपकी जो है अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना, किसी लॉ के बिना कोई इंसान आपसे आपकी प्रॉपर्टी जो है नहीं छीन सकता, है ना। और आर्टिकल 301 कि फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, कि कोई भी इंसान कहीं पे भी अपना ट्रेड, इंटरकोर्स कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, कॉमर्स है ना, अपनी बिजनेसेस जो है इंडिया में कहीं पे भी कर सकता है, सब्जेक्टेड टू सम वो लिमिटेशन। तो ऑब्वियसली पार्ट 3 में भी है, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये चीज़ें थी, ये हमने आज जो है फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, उनको जो हमने क्या कर लिया, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भी बोरिंग ना लगे और आपको कंटेंट भी पूरा मिल जाए और आप जो इतना टाइम भी ना वेस्ट हो, बिकॉज मुझे पता है ये बड़ा एक लेंथी सिलेबस है। तो फंडामेंटल राइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली। हमने एक्चुअली 4 या 5 लेक्चर लगाए हैं ना, सम 20-30 मिनट्स के। आप लोग जाए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग फंडामेंटल राइट कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे डीपीएसपी पे, है ना। कल से हम लोग डीपीएसपी का एक लेक्चर होगा। डीपीएसपी हम लोग 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स कर लिया। अगर आपको किसी को भी ये नोट्स जो है ना, मैंने जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। आप नीचे कमेंट में बताना जिसको चाहिए, तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, आप उससे जाके ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं, डीपीएसपी करेंगे नेक्स्ट, है। ओके, और गुड बाय। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो। अगर पसंद आए तो करो, नहीं करना है तो मत करो यार। आपको पढ़ाई करनी है, आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं खेलना है, ठीक है। पढ़ाई हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, कर लो आप रेगुलरली, आपको मिलता रहेगा एक फ्री कंटेंट, है ना। वो भी खाली यही मिलेगा, फालतू चीज़ें नहीं, कैसे क्लियर करना है कैसे नहीं करना मैं नहीं बता पाऊँगा। वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, आप पढ़ रहे हो पा रहा है तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो आई एम सॉरी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करके, इससे अलावा बाहर